सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 1 हमारे आसपास में द्रव्यों के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, कल के वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, पदार्थ की अवस्थाएं बदलती कैसे है, उनके बारे में अभ्यास किया था। और कल के वीडियो में हमने यह पढ़ा था बच्चों कि ठोस पदार्थ को यदि हम गर्मी देते हैं तो उसका द्रव पदार्थ में रूपांतरण होता है, और द्रव पदार्थ को हम गर्मी देते हैं तो उसका गैस पदार्थ में रूपांतरण होता है। कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यदि हम ठोस पदार्थ को गर्मी देते हैं तो उसका रूपांतरण द्रव पदार्थ में होता है, और यदि हम द्रव पदार्थ को गर्मी देते हैं तो उसका रूपांतरण गैस पदार्थ में होता है। आज हम जो पदार्थ के ऊपर, द्रव्य के ऊपर हम दाब की असर पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि पदार्थ के ऊपर तापमान की कौन सी असर होती है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के ऊपर दाब की असर कौन सी होती है। तो सर्वप्रथम दाब किसे कहते हैं, दाब के बारे में परिभाषा हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम दाब की एक सिंपल परिभाषा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों, कि दाब को हम अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं, और दाब का सूत्र है P = F/A। ए मतलब क्षेत्रफल, F मतलब बल। ए अर्थात क्षेत्रफल और F मतलब बल। एकांक क्षेत्रफल दीठ या तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पदार्थ की सतह पर लंब रूप से लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पदार्थ की सतह पर लंब रूप से लगने वाले बल को हम कहते हैं दाब। क्या कहते हैं बच्चों? प्रति एकांक क्षेत्रफल पदार्थ की सतह पर लंब रूप से लगने वाले बल को हम कहते हैं दाब। और जो दाब का सूत्र है, दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। और वायु दाब को मापने के लिए जो मात्रक है वह है वातावरण। वायु दाब को मापने का जो मात्रक है वो है बच्चों वातावरण, जिसे हम ATM भी कहते हैं, ATM। तो बच्चों, जो दाब का SI मात्रक है वो है पास्कल। दाब का SI मात्रक है पास्कल, जिसको हम PA से दर्शाते हैं। मतलब हम पास्कल और वातावरण के बीच का संबंध देखेंगे। एक वातावरण मतलब एक ATM बराबर 1.01 इंटू 10⁵, मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक वातावरण बराबर 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। वातावरण के हवा के दाब को वातावरणीय दाब कहते हैं। और समुद्र की सतह पर एक वातावरण दाब होता है। समुद्र की सतह पर दाब कितना होता है? एक वातावरण दाब, और जिसे हम सामान्य वातावरणीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर दाब कितना होता है? एक वातावरणीय दाब, और जिसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वातावरणीय दाब। तत्पश्चात बच्चों, हम अभी यह पढ़ेंगे कि पदार्थ की जो अवस्था होती है उस पर जो दाब का क्या प्रभाव होता है। अभी हम निश्चित तापमान पर यदि गैस पदार्थ पर दाब बढ़ाते हैं, गैस पदार्थ पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका द्रव पदार्थ में रूपांतरण होता है। निश्चित तापमान पर हम गैस पदार्थ पर यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब दाब बढ़ाते हैं, तो उसका जो द्रव पदार्थ में रूपांतरण होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, हम यदि गैस पदार्थ पर, ये गैस पदार्थ के कण हैं, उस पर यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो गैस पदार्थ के कण जो दूर दूर होते हैं वो गैस पदार्थ के कण क्या हो जाएंगे? थोड़े नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। वो गैस पदार्थ के कण थोड़े नज़दीक आएंगे, मतलब द्रव पदार्थ में रूपांतरण होगा। निश्चित तापमान पर यदि हम गैस अवस्था पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका रूपांतरण द्रव पदार्थ में होता है, और भी दाब बढ़ाएंगे तो लास्ट में उसको हम ठोस पदार्थ में भी बदल सकते हैं। मतलब तापमान से उल्टा है कि द्रव पर दाब बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? ठोस। ठोस पर तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव बनता था, और द्रव पर तापमान बढ़ाते हैं तो गैस बनता था। क्या बच्चों? ठोस पर तापमान बढ़ाते थे तो द्रव बनता था, और द्रव पर तापमान बढ़ाते थे तो गैस बनता था। अभी गैस पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, गैस पर दाब बढ़ाते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव पर दाब बढ़ाते हैं तो ठोस बनता है। फिर हम कहेंगे कि कोई भी गैस का द्रवीकरण किसे कहते हैं।
तो दो काम करने हैं, गैस का तापमान घटाना है और दाब बढ़ाना है। गैस का तापमान घटाना है, जो टेम्परेचर है उसको डाउन करना है, और जो दाब है उसको बढ़ाना है। कोई भी गैस का तापमान घटाना है और उसका प्रेशर मतलब दाब बढ़ाना है तो उसका द्रव में रूपांतरण हो सकता है। निश्चित मात्रा में जो भी गैस होगी उसका हम टेम्परेचर मतलब तापमान घटाएंगे और दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, द्रव पदार्थ में रूपांतरण होगा। और इस क्रिया को हम कहते हैं कोई भी गैस का द्रवीकरण। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, गैस का द्रवीकरण। क्या कहते हैं, गैस का द्रवीकरण। निश्चित मात्रा में यदि कोई गैस होगा उसका तापमान घटाते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो उसका किस में रूपांतरण होगा, द्रव पदार्थ में रूपांतरण होगा। अभी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं सूखा बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सूखा बर्फ। ये कहाँ देखने मिलता है बच्चों, और जनरली ये आइस स्टोरेज में देखने मिलता है और ये ठंडक बने रहने के कारण इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग क्या है, ठंडक उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग होता है। और यदि जो वातावरणीय दाब एक वातावरण हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में नहीं बदलता, सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। यदि वातावरण दाब एक वातावरण दाब हो तो जो ठोस CO2 सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, इसीलिए इसको सूखा बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा बर्फ। और अब हम बच्चे अभ्यास करेंगे ऊर्ध्वपातन। बच्चों ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, जब हम ठोस पदार्थ को गर्मी देते हैं, तो उसका रूपांतरण होना चाहिए द्रव में, और द्रव को गर्मी देते हैं तो उसका रूपांतरण किस में होना चाहिए, गैस में। परंतु कभी कभार क्या होता है, कुछ एक ठोस पदार्थ को गर्मी देते हैं तो उसका रूपांतरण सीधे ही गैस पदार्थ में हो जाता है। कुछ एक ठोस पदार्थ को यदि हम गर्मी देते हैं तो उसका सीधा रूपांतरण किस में हो जाता है, गैस पदार्थ में। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपाती पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो पदार्थ को गर्मी देते हैं तो उसका द्रव पदार्थ में रूपांतरण नहीं होता, परंतु उसका रूपांतरण सीधा ही गैस पदार्थ में होता है, वैसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ में जो नौशादर होता है वो है, सूखा बर्फ है, डामर की गोली है, उसको नेफ्थेलिन भी कह सकते हैं। ये सब सूखा बर्फ, ये भी एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ का उदाहरण है। कौन कौन से कहे बच्चों, नेफ्थेलिन मतलब डामर की गोली, और तत्पश्चात नौशादर मतलब अमोनियम क्लोराइड, तत्पश्चात सूखा बर्फ। ये सब पदार्थ है, वो पदार्थ हम ऊर्ध्वपाती पदार्थ के रूप में जानते हैं। फिर बच्चों एक पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक बाष्पीकरण। बाष्पीकरण किसे कहते हैं, बाष्पीकरण। हम सब जानते हैं कि कोई भी द्रव्य के कण निरंतर गति करते हैं, कोई भी द्रव्य के कण निरंतर गति करते हैं, गति करते ही रहते हैं, बराबर। अभी एक निश्चित तापमान, मान लीजिए ये बर्फ है, बराबर, ये बर्फ है, फिर ये उस पानी है लिक्विड स्वरूप, और ये गैस है H2O, पानी की बाष्प के रूप में गैस है। एक निश्चित तापमान, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है, वो अलग अलग होती है। एक निश्चित तापमान पर जो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, मतलब समान नहीं होती है, डिफरेंस होती है, बराबर। अभी द्रव अवस्था में जो भी कण रहेंगे, द्रव अवस्था में सतह पर कोई कण रहते हैं, द्रव अवस्था में पदार्थ की सतह पर कोई कण रहते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है, बराबर। और उसके कारण वो दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। द्रव अवस्था होती है, उसके सतह के कणों की गतिज ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो सतह पर रहते हैं उसकी, और उसके कारण अन्य कणों के आकर्षण बल से वो मुक्त हो जाते हैं। अभी परिभाषा पढ़ेंगे। क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में रूपांतरण होना। क्वथनांक से
कम तापमान पर द्रव पदार्थ का गैस पदार्थ में रूपांतरण होना, इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव पदार्थ होगा उसका गैस पदार्थ में रूपांतरण होना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। वापस से बच्चों, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव पदार्थ का गैस पदार्थ में रूपांतरण होना। क्वथनांक किसे कहते हैं बच्चों? कि जिस तापमान पर द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में रूपांतरित हो उसे क्वथनांक कहते हैं। मानो कि पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे यदि पानी का गैस में रूपांतरण होने लगे, पानी का बाष्प में रूपांतरण होने लगे, तो उस प्रक्रिया को हम बाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव का गैस में रूपांतरण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। ये पूरी प्रोसेस जो है, क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव पदार्थ का गैस पदार्थ में रूपांतरण होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। अभी बाष्पीकरण पर कुछ एक कारक असर करते हैं, जिसमें पहला कारक है आपका सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, यदि हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, सतह का क्षेत्रफल यदि हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो बाष्पीकरण का दर बढ़ता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण का दर बढ़ता है, क्योंकि बाष्पीकरण जो होती है ना, वो सतह के ऊपर होने वाली प्रोसेस है। यदि एक सामान्य रूप से हम देख लेते हैं कि कोई भी कपड़े होते हैं उसको हम एकत्र करके सुखाते हैं और उसे हम खुला करके सुखाते हैं, तो कौन से कपड़े जल्दी सूखते हैं? खुला किए हो। जो एकत्र करेंगे उसमें जगह कम रहेगी, मतलब क्षेत्रफल कम रहता है। जब हम कपड़े को खुला कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतनी बाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होगी। एक प्लेट में हम चाय लेते हैं, एक कप में चाय लेते हैं, दोनों समान मात्रा की चाहिए। कौन सी चाय जल्दी ठंडी होगी? प्लेट वाली, क्योंकि कप की तुलना में प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल और बाष्पीकरण दोनों समानुपातिक। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा, और सतह का क्षेत्रफल घटेगा तो बाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। दूसरी प्रोसेस है तापमान का बढ़ावा, मतलब तापमान में बढ़ोतरी। आप देखो, ठंडी की ऋतु में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि गर्मी की ऋतु में कपड़े जल्दी सूखते हैं? गर्मी की ऋतु में, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तापमान ज़्यादा होगा और ठंडी की ऋतु में तापमान कम होगा। तापमान बढ़ेगा तो कणों को गतिज ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी और उसका ज़्यादा प्रमाण में गैस में रूपांतरण होगा। तापमान बढ़ेगा तो जो कणों को, द्रव के कणों को गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा मिलेगी ताकि वो जल्दी से जल्दी बाष्प में रूपांतरण होगी। मतलब तापमान बढ़ने से बाष्पीकरण का दर बढ़ता है। तीसरी बात है हवा अथवा पवन की गति में बढ़ोतरी। पवन की गति में बढ़ोतरी क्या कहते हैं? तीसरा पॉइंट है पवन की गति में बढ़ोतरी। ये क्या होगा? आप देख सकते हो कि यदि हवा ज़्यादा हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हवा होगी, ज़्यादा पवन होगा तो बाष्प के कण होते वो पवन के साथ उड़ते जाते। बराबर। यदि हवा ज़्यादा होगी तो पानी के बाष्प के कण धीरे धीरे हवा के साथ उड़ते जाते, जिसके कारण पानी की बाष्प की मात्रा घट जाती है। एक निश्चित तापमान पर जब हम हवा ज़्यादा होती है तो पानी के बाष्प के कण धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? उड़ते जाते हैं, जिसके कारण आसपास में पानी की बाष्प की मात्रा घट जाती है। और एक नमी की मात्रा तो क्या होगा? एक निश्चित तापमान पर कोई भी हवा में पानी की जो मात्रा होती है, पानी की बाष्प की मात्रा होती है, उसे हम भेज कहते हैं। हवा में रही हुई पानी की नमी की मात्रा को हम भेज मतलब नमी कहते हैं। हवा में रहे हुए पानी की बाष्प की मात्रा को हम नमी कहते हैं। एक निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की हवा में एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा नमी रह नहीं सकती। एक निश्चित तापमान पर हमारे आसपास हवा में एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा पानी की बाष्प रह नहीं सकती। जब हवा में ऑलरेडी पानी के कणों की मात्रा ज़्यादा होगी तो बाष्पीकरण का दर घटेगा। जब ऑलरेडी हमारे आसपास पानी के बाष्प के कण ज़्यादा है तो फिर हमारे अंदर से पानी के बाष्प के कण बाहर जाएंगे कैसे? क्योंकि हमारे आसपास ये हमारे आसपास की जो हवा है उसमें एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में जो पानी के बाष्प के कण रह नहीं सकते। बराबर। अभी ऑलरेडी हमारे आसपास पानी के बाष्प के कणों की मात्रा ज़्यादा है तो हमारे अंदर से बाष्पीकरण का जो दर होगा वो घटेगा। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों
कि इसके समानुपाती है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। तापमान के भी समानुपाती है, तापमान बढ़ेगा तो भी बाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। पवन के भी समानुपाती, पवन की मात्रा बढ़ेगी तो भी बाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। इसके विलोमानुपाती है, इसके विलोमानुपाती है मतलब विलोमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा, जो नमी की मात्रा बढ़ेगी तो बाष्पीकरण का दर घटेगा, नमी की मात्रा बढ़ेगी तो बाष्पीकरण का दर घटेगा। अभी बच्चों एक सामान्य प्रश्न है कि बाष्पीकरण होने से आसपास में ठंडक क्यों फैलती है, बाष्पीकरण होने से आसपास में ठंडक क्यों फैलती है। यदि हम बाष्पीकरण की बात करें तो खुला ताप, जो एक निश्चित पात्र है इसको हम खुला रखते हैं, उसमें हम लिक्विड भरते हैं मतलब द्रव भरते हैं, तो कोई भी तापमान पर इसका जो ये द्रव धीरे धीरे बाष्पों में रूपांतरित होने लगेगा। अभी बाष्पीकरण होगा तो ये ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण आसपास, यहाँ से जो ऊर्जा गवाई, ये द्रव के कण आजू बाजू की ऊर्जा का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। ये द्रव के कण आसपास की ऊर्जा का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। ये द्रव के कण आसपास की ऊर्जा का शोषण करेंगे, मतलब आजू बाजू में से ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है, आजू बाजू की ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण हमें आजू बाजू ठंडक का प्रभाव दिखता है। क्या है, वापस से बच्चों, कि बाष्पीकरण जब होगा तब हम कोई भी पात्र में द्रव भरते हैं तो द्रव के कण कोई भी तापमान पर बाष्पीकरण होते रहते हैं, तो जिसके कारण ये जो कणों ने जो भी ऊर्जा गवाई, यह कण आसपास की हवा में से उतनी ही ऊर्जा का शोषण करेंगे। तो परिणाम क्या होगा कि आजू बाजू में से जो ऊष्मा का प्रमाण घटेगा, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होगी। गर्म और ठंडे दिनों में कूलर ज़्यादा ठंडक क्यों देते हैं, तो गर्म और सूखे दिनों में कूलर ज़्यादा ठंडक, इसी गर्म है तो सीधी सी बात है तापमान ज़्यादा है, और तापमान बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। क्या कहा, गर्म और सूखे दिनों में कूलर ठंडक क्यों ज़्यादा देते हैं, गर्म है मतलब गर्मी ज़्यादा है और तापमान बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। गर्मी की ऋतु में मटकी का जो पानी होता है ठंडा क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। तो जो मटके की सतह है उस पर से पानी का निरंतर बाष्पीकरण होता रहता है, मटके की सतह है उस पर से निरंतर जो पानी का बाष्पीकरण होता रहता है। तत्पश्चात हम बात करते हैं एसीटोन, पेट्रोल, स्पिरिट हमारी हथेली पर हम रखते हैं तो ठंडी सतह लगती है हमें, क्योंकि जो एसीटोन है, स्पिरिट है, पेट्रोल है, अत्तर है, वो बाष्पशील पदार्थ है। कौन से पदार्थ है बच्चों, बाष्पशील। एसीटोन है, स्पिरिट है, अत्तर है, पेट्रोल है, वो बाष्पशील पदार्थ। ये बाष्पशील पदार्थ क्या होंगे कि बाष्प में रूपांतरित हो जाएंगे। अभी ये पदार्थ के घटक कण हमारी हाथ में से ऊर्जा बाष्प में रूपांतरित हुआ तो हमारे हथेली के घटक कण आजू बाजू के वातावरण में से ऊर्जा को शोषित करेंगे, तो हमारे आजू बाजू ठंडक का एहसास होगा। हमारे जो ये पदार्थों के घटक कण हथेली या उसके आसपास में से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हथेली में से या तो उसके आजू बाजू में से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अभी हथेली में से ऊर्जा ले ली, सीधी सी बात है, कोई भी ऊर्जा जाएगी, तापमान घटेगा तो ऑब्वियस वस्तु है, ठंडक बढ़ेगी। क्या, वापस से बच्चों, एसीटोन, पेट्रोल, अत्तर, स्पिरिट, ये बाष्पशील पदार्थ। अभी ये क्या करेंगे, यह पदार्थों के घटक कण हमारे हथेली या तो हमारे आजू बाजू के विस्तार में से ऊर्जा ग्रहण करेंगे और बाष्पीकरण हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी हथेली या तो हमारे आसपास के विस्तार में ऊर्जा का प्रमाण या तो ऊष्मा का प्रमाण कम होता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। कप की तुलना में गर्म चाय या दूध की तुलना में जो प्लेट में रखते हैं तो वो जल्दी ठंडा होता है, सामान्य वस्तु है बेटा। क्यों, क्योंकि जो कप में चाय रखी है बराबर उतनी चाय यदि हम प्लेट में रखते हैं तो कप का क्षेत्रफल कम है, प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अभी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, बराबर, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। इसीलिए कप की तुलना में जो प्लेट में रखी हुई चाय जल्दी ठंडी होती है। गर्मी की ऋतु में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े। गर्मी की ऋतु में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े। गर्मी की ऋतु में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े हमें गर्मी की ऋतु में पहनने चाहिए। कौन से कपड़े, सूती कपड़े हमें गर्मी की ऋतु में पहनने चाहिए। क्यों ऐसा बच्चों, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया होगी हमारे शरीर के अंतर्गत, जो भी पाचन, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वॉटेवर, उसके कारण गर्मी की ऋतु में हमें पसीना ज़्यादा होता है और पसीना होने के कारण हमें ठंडक मिलती है। हम जानते हैं कि कोई भी वाष्पीकरण यह हमारे सतह के कण
हमारे शरीर या आसपास में से ऊर्जा प्राप्त करके बाष्प में रूपांतरित हो जाते हैं। और इतनी ही ऊर्जा का हमारे शरीर में से शोषण होता है, इतनी ही ऊर्जा का हमारे शरीर में से शोषण होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? ठंडक। और सूती कपड़ों में पानी का अवशोषण ज़्यादा होता है, तो हमें जो पसीना होगा, बराबर, वो पसीना उसमें अवशोषित हो जाएगा और वातावरण में सरलता से बाष्पीकरण हो जाएगा। क्या कहा बच्चों? कि गर्मी की ऋतु होगी तो शारीरिक प्रक्रिया होने के कारण हमें पसीना भी ज़्यादा होगा और पसीना होने के कारण हमें ठंडक मिलती है। दूसरी बात, बाष्पीकरण के दौरान द्रव के सतह के कण हमारे शरीर या हमारे आसपास में से ऊर्जा प्राप्त करते और बाष्प में रूपांतरित हो जाते हैं। हमारे शरीर में से या तो हमारे आसपास में से ऊर्जा प्राप्त करके बाष्प में रूपांतरित हो जाए, उतनी ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा का शोषण हमारे शरीर में से होता है। जो ऊर्जा गई वो हमारे शरीर में से गई, जिसके कारण हमारे शरीर में ठंडक प्राप्त होती है। दूसरी बात, सूती कपड़ों में पानी का अवशोषण ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें होने वाला जो पसीना है उसमें अवशोषित हो जाता है और सरलता से बाष्पीकरण होता है। तो ये था सूती कपड़ों को हमें पहनना चाहिए गर्मी की ऋतु में। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।